हाय गाइस। तो आज 14th ऑफ मई को हम कर रहे थे जी आईसीएआई का दिसंबर 2021 वाला पेपर। बढ़िया तरीके से यूट्यूब पर लाइव हमारा जा रहा था, बच्चे खूब सारे हमारे साथ बने तो धनाधन धनाधन कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश से बीच में सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई और हमारा वो सेशन वहां पर रुक गया। हमने लाख कोशिश की लेकिन हम लाइव नहीं कर पाए उसे, और क्योंकि अब बच्चों का एग्जाम है कल और ये ज्यादा लेट ना हो जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद आप तक ऑब्वियसली यूट्यूब पर पहुंचा दिया गया, अपलोड कर दिया गया, तो इसको फटाफट से देख लेंगे। जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब सब चीजें सही से आ रही हैं। हाँ जी, तो हम कहते हैं भाई ये हो गया क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीपी परसेंटेज इन 2021 जो है, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका 1 जनवरी से बढ़ गया जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट हो गया 40 का और 40/120 आ गया 33 1/3%। इसकी दो इंप्लीकेशन हुई। इंप्लीकेशन नंबर 1 कि जो आपने करंट ईयर में सेल्स डाली है, इस सेल्स का जो ये जीपी आएगा, नाउ दिस जीपी शैल बी 1/3। ये जीपी कितना होगा? 1/3 ऑफ सेल। और दूसरा, जो गुड्स विद कस्टमर रह गए थे आपके अप्रूवल वाले, वो कितने रुपए के थे आपके? 40,500 रुपए का सेल वैल्यू था, और उसके अंदर जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? 1/3, यानी कि 13,500 रुपए का आ गया। और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज कमिंग आउट टू 27,000। तो ये जो 27,000 है आपका, ये यहां पर आपका जाएगा, राइट। तो दिस इज द वेरी वेरी वंडरफुल पॉइंट। और ये आ गया जी आपका क्लोजिंग स्टॉक एज अ बैलेंसिंग फिगर, जो कि हमें इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक वाले में पुत्र निकालना ही पड़ता है। क्वेश्चन ने उसके बाद आपको क्या कहा था, मैं आपको क्वेश्चन पर एक बार दिखा दूं। कहता जी कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली 70,000 रुपए की, विच वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लोज और वैल्यू ऑफ गुड सेल्वेज वाज 21,967। तो ऑब्वियसली आपके जो क्लोजिंग स्टॉक है वो पॉलिसी के अमाउंट से ज्यादा है, जिसकी वजह से एवरेज क्लोज यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। ये लीजिए 121,967 का क्लोजिंग बचा, जिसमें से सेल्वेज हो गया इतना। तो आपका जो एक्चुअल लॉस हुआ वो 1,00,000 रुपए का, और उसके बाद आपने एवरेज क्लोज का फॉर्मूला लगा दिया कि भाई हमारे 70,000 की पॉलिसी, अगर आपका पूरा नुकसान हुआ होता 121,967 का तो हम आपको 70,000 देते, लेकिन क्योंकि आपका नुकसान हुआ 1,00,000 का, तो प्रोपोर्शन करते हुए वैल्यू आ जाती है 57,393 दी। ओके ओके ओके, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पर आ रहे हैं। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 पुरपल लिमिटेड एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्या क्या ट्रांजैक्शन है? सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 को हमने क्या किया जी, परचेज किए 4,00,000 रुपए के 10% गवर्नमेंट लोन, इंटरेस्ट पेबल ऑन 30th अप्रैल एंड 31st अक्टूबर। 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। हम कहां पर खड़े हैं? 1 अप्रैल पर। तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 अक्टूबर को। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 5 महीने हो गए, और हमने खरीदा 70 रुपए कम इंटरेस्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन आपको पढ़ने का फायदा बाद में होगा, पहले देख लेते क्या क्या रहे। प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पर्पल लिमिटेड। तो हम सीधा पर्पल लिमिटेड में जाते हैं। आंसर वाली शीट दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए जी। इन द बुक्स ऑफ पर्पल लिमिटेड 10% गवर्नमेंट लोन का अकाउंट, इंटरेस्ट पेबल 30 अप्रैल 31 अक्टूबर। उसने बोला 1 अप्रैल 20 को आपने खरीदा 2 बैंक। मैंने इसकी उम्मीद करता हूं सारे वर्किंग नोट अपने पास यहां पर बनाए हुए हैं। जी हाँ, तो ये आपने जब खरीदा 4,00,000 रुपए का, तो इसका इंटरेस्ट आ गया। सबसे पहले तो इसकी कैलकुलेशन यहां दिखा दूं। 4,00,000 रुपए इंटरेस्ट है 10% का, और कितने महीने का आएगा? 5 महीने का। ठीक है ना। 4 लाख का हो गया 10%, यानी कि 40,000 इंटू 5/12, ये आ गया जी आपका 16,667 सॉरी। और आपने खरीदा 70 रुपए कम इंटरेस्ट पर, मतलब 4,00,000 इंटू 70%। अब ये नॉमिनल वैल्यू 4,00,000 है। सवाल उठा कि सर एक उसकी कितनी माने। हम जब भी डिबेंचर बॉन्ड लोन होता है उसकी वैल्यू नॉर्मली क्वेश्चन में 100 रुपया मान लेते हैं। और यहां पर उसने एक ना, यहां पर ये देखो, ये पॉइंट में ना ये 1 लिखा। 1, ये 1 क्या है? तो इसके बारे में ना उसने नीचे लिख कर दिया 1 फेस वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट लोन टू बी रेट इज ₹100। क्वेश्चन ना भी लिखता तभी मैं पता कि फेस वैल्यू तो हम 100 रुपया ही मानते हैं। यानी कि आपने 4,00,000 रुपए के जो खरीदे हैं, तो 100 रुपए से डिवाइड कर दो। 4,000 नंबर ऑफ लोन बॉन्ड आपने खरीदे हैं, लोन खरीदा है। 4,000 आपने इंस्ट्रूमेंट खरीदे और एक 70 रुपए खरीदा। 4,000 गुना 70 कितना होगा भाई? 2,80,000। और क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है तो इसमें से माइनस हो जाएगा। हम कहेंगे कैसे है? 4,000 गुना 70 और माइनस हो गया इसमें से 1,667। तो आपकी वैल्यू आ गई जी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। कहता जी 1 अप्रैल 20 को आपने ना इक्विटी शेयर भी परचेज किए। आइला क्वेश्चन में दो टाइप का इन्वेस्टमेंट है, तो इसको छोड़ दो, पहले लोन वाला काम खत्म करते हैं। उसके बाद कहता जी एक, मैं इसको ये ब्लू कलर से रखता हूं। 1 अक्टूबर को आपने सेल किया 80,000 रुपए का 10% गवर्नमेंट लोन, 75x इंटरेस्ट। लेकिन 1 अक्टूबर से पहले हम रुकेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था आपकी 30 अप्रैल की जो डेट है वो इंटरेस्ट की है। तो हमने 1 अप्रैल वाली ट्रांजेक्शन करी थी, अभी 30 अप्रैल को अपन इंटरेस्ट पहले रिसीव कर लेते हैं। ये लीजिए, अपन कह रहे हैं बाय बैंक इंटरेस्ट। बाय बैंक ये क्या आ रहा है जी? इंटरेस्ट आ रहा है। आपके पास कितने रुपए का लोन है? 4,00,000 रुपए की फेस वैल्यू का लोन है। ये देखिए 4,00,000 रुपए की फेस वैल्यू का लोन है, 10% का इंटरेस्ट रेट है, और 6 महीने का आपको मिलेगा, क्योंकि साल में 2 बार आपको मिलता है। तो इनकम वाले कॉलम में, इंटरेस्ट वाले कॉलम में आ गया जी 20,000 रुपए कैलकुलेशन करते हुए। उसके बाद अब सेल वाली एंट्री देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा आपने 1 अक्टूबर को सेल कर दिया 80,000 रुपए का लोन, तो लास्ट इंटरेस्ट का मिला था 30 अप्रैल। उसके बाद कितने मंथ्स हो गए? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने हो गए। तो 80,000 रुपए का 10% 5 मंथ्स के लिए आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। और 75 रुपए पर आपने ट्रांजेक्शन करी है। 80,000 रुपए का है, मतलब डिवाइड बाय 100 कर दो, तो 800 इंस्ट्रूमेंट हो गए। 800 इंटू 75 करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी
अमाउंट वाले कॉलम में। ये कैसे आगे जी बता दें, दिस इज 800 इंटू 75, और ये 3333 कैसे आ गया, आपका जो 80,000 रुपए है उसका 10% 5 महीने के लिए पुत्र, ठीक है। और जब आप सेल करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट और लॉस भी निकाला जाता है। सेल वैल्यू आपके पास है 60,000 रुपए, इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे 263333 कॉस्ट है पूरे 4 लाख की, तो 80,000 की कितनी होगी, ठीक है। देखें एक बार इन्होंने ये नोट बनाया है क्या, ये नोट बनाया है क्या, हाँ बनाया। कहते जो कॉस्ट है इस लोन की वो कितनी होगी, 3,20,000 डिवाइड बाय 4 लाख, 3,20,000 नहीं, ये तो इन्होंने 31 मार्च 21 की कॉस्ट बताई है, सेल वाली कॉस्ट बताई नहीं, हम निकाल लेंगे खुद। हम क्वेश्चन के ऊपर जो है निर्भर थोड़ी है, हम आत्मनिर्भर हैं, ठीक है। ये लीजिए सेल जहां है वहीं मैं लिखता हूं, कॉस्ट ऑफ रुपी 80,000 लोन, आपकी जो कॉस्ट है खरीदी हुई 263333, 263333, ये कितने की कॉस्ट है, 4 लाख फेस वैल्यू वाली। आपने कितने का बेच डाला, 80,000 की फेस वैल्यू वाला, तो भाई इसकी कितनी आ रही है, 263333 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 80,000, ये आ गया जी 52,667, ये आ गई कॉस्ट। और आपकी जो सेल वैल्यू है वो कितने की है, 60,000 की, तो भाई साफ साफ प्रॉफिट हो रहा है अपने को। माइनस कर दूं इसमें से वैल्यू, तो आ गया 7,333, ये आ गया जी प्रॉफिट ऑन सेल जय माता दी। ये लीजिए जी प्रॉफिट ऑन सेल आ गया 2 P&L, प्रॉफिट ऑन सेल हो गया जी 7,333 रुपए का, ये भी ओके हो गया। उसके बाद 31 अक्टूबर आएगी, रिसीव करेंगे इंटरेस्ट, ये लीजिए जी 31 अक्टूबर को बाय बैंक हम कर रहे हैं इंटरेस्ट। ये किस चीज का पैसा था, सेल का पैसा था। इंटरेस्ट फिर से आपके पास 4 लाख था जिसमें से 80 बेच दिया, तो कितना रहेगा 3,20,000, तो ये कैसे आया जी 3,20,000 रुपए का जो सामान अपने पास पड़ा है उसके ऊपर 10% 6 महीने के लिए आपने लगा दिया, 16,000 रुपए आ गया, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, और कोई मेरे ख्याल से ट्रांजैक्शन एक बार वेरीफाई कर लें। फिर बोनस इशू है, डिविडेंड है, मतलब सारी इक्विटी वाली चीजें, मतलब इसमें कुछ और नहीं है। 31 मार्च 21 को आपको क्लोज करना है, तो आपने बैलेंस कैरी डाउन किया, बैलेंसिंग फिगर आ गई, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। और क्योंकि 31 मार्च को अगर लास्ट इंटरेस्ट मिला था आपको 31 अक्टूबर को, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो ये आ गया जी 5 महीने का आपका इंटरेस्ट। आप कहेंगे 3,20,000 इंटू पुत्र 10% और इंटू 5/12, तो ये आ गई 1,3333 की वैल्यू। और आपने अंत में क्या किया जी, इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, ये आपका जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है वो नेट आपका P&L के अंदर चला गया 35,999 करते हुए। उम्मीद करते हैं क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरटीपी में बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, जिन बच्चों ने आरटीपी नहीं किया, आरटीपी से ये वाला इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद उसने बताया अब इसको हम किससे मार्क करें, ठीक है, वॉयलेट कलर से मार्क करूं। देखेंगे 1 अप्रैल 2020 को कहता हमने ना 6,000 इक्विटी शेयर परचेज के, 5 रुपए क्या एक, इन XY लिमिटेड फॉर रुपी 1,26,000, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर 6,000 है, 1,26,000 रुपए के, और इक्विटी शेयर किसमें, XY लिमिटेड में। तो हेडिंग आ गया अपना इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ XY लिमिटेड, 5 रुपए का एक शेयर है। और आपने जब 1 अप्रैल को खरीदा है सबसे पहले टू बैंक 6,000 नंबर ऑफ शेयर खरीदे, कितने रुपए पर, 1,26,000 रुपए पर। क्वेश्चन उसके बाद आपको कहता 15 जनवरी को क्या हुआ, XY लिमिटेड, रॉन्ग चॉइस ऑफ कलर, वॉयलेट कलर था। 15 जनवरी 21 को XY लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ऑफ 4 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। ये क्या हुआ भाई, 6,000 शेयर है, आप देंगे 4 इक्विटी शेयर हर 3 के बदले, तो कितने हो गए टोटल, 8,000 बोनस शेयर हो गए। और कहता कंपनी ने क्या किया, जो हम इन्वेस्टर हैं, पर्पल लिमिटेड कौन है भाई, तुम इन्वेस्टर हो, तो इन्वेस्टर ने क्या किया, उठाकर ही सोल्ड ऑल द बोनस शेयर फॉर ₹10 ईच, उसने सारे बोनस शेयर उठाकर 10 रुपए में बेच डाले। तो पहले तो बोनस की एंट्री कर लें, 2 बोनस इशू 8,000 15 जनवरी 21 को मिले, हमने क्या कर दिया, इनको बेच डाला, 8,000 शेयर 80,000 रुपए के बेच दिए। सवाल खड़ा हो इस पर प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, तो आप कहेंगे आपके पास जो टोटल शेयर है 14,000, उसकी कॉस्ट है 1,26,000 की, जिसमें से आपने 8,000 बेच दिए, ये सेल वैल्यू है। अगर मैं इससे संबंधित कॉस्ट निकालना चाहूं, यहां कर लेते हैं, लीजिए मैं अगर रेलिवेंट कॉस्ट निकालना चाहूं तो मैं कहूंगा 1,26,000 रुपए की कॉस्ट है, 14,000 शेयर की, आपने जो 8,000 बेचे उनकी कितनी होगी जी, प्रोपोर्शनेटली आ गया 72,000, और सेल वैल्यू कितने की 80,000, क्योंकि सेल वैल्यू ज्यादा है पुत्र, तो सीधा सीधा सानू पता लग रहा है भी इत्थे की है प्रॉफिट है 8,000 रुपए का। तो P&L आ लो जी, 2 P&L ये है प्रॉफिट ऑन सेल 8,000 रुपए का। उम्मीद करते हैं ਇਹਦੇ कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अंतिम भाग में क्वेश्चन कहता जी 1 मार्च 2021 को क्या हुआ, कंपनी रिसीव्ड द डिविडेंड, मतलब इन्वेस्टर रिसीव्ड द, इन्वेस्टर कंपनी ही है इसलिए मैंने कंपनी बोल दिया, इन्वेस्टर रिसीव्ड डिविडेंड एट 22% ऑन द शेयर्स इन XY लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020 वाले ईयर के लिए आपको उन्होंने डिविडेंड दिया। पहली बात तो कितने शेयर हैं आपके पास, आपने 6,000 खरीदे थे, 8,000 बोनस मिले, लेकिन वो 8,000 भेज दिए, तो अल्टीमेटली आपके पास 6,000 शेयर ही बचे। और वो कहता
कौन सी ईयर के लिए दिया आपको? 31 दिसंबर 2020 के लिए। अब यहां पर उसने अपनी अजम्पशन क्या लगाई है, रुको हम कहते हैं ठीक है, उसने देखो सिंपल सी बात, डिविडेंड और इक्विटी शेयर का अमाउंट में तो कोई लोचा है ही नहीं। 6000 शेयर, 5 रुपए का एक, 22%, 6600 रुपए का डिविडेंड आपको मिल गया। सवाल उठते हैं कि 31 दिसंबर 20 को आपके पास शेयर थे, द आंसर इज यस। तो ये आपका इनकम कॉलम में चले जाना चाहिए, क्योंकि 31 दिसंबर 2020 के लिए मिल रहा है। आपके उस दिन शेयर थे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया, कहते हम ना इसको प्रोपोर्शनेट करेंगे। गलत बात, प्रोपोर्शनेट होना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कर दिया। ये देखिए 1 जनवरी 2020 को ईयर स्टार्ट होता है, 31/12/20 को खत्म होता है। उन्होंने डिविडेंड इस दिन दिया। मेनली ये देखा जाता है इस दिन रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम किसका था, इस दिन आपका था, पर्पल लिमिटेड का नाम था। क्या बात है, पर्पल लिमिटेड, पर्पल कलर से ही हो गया है तो ठीक है ना। तो सारा डिविडेंड आपका बनता है और आपको अपने इनकम कॉलम में लेकर जाना चाहिए। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, आपने ना ये शेयर 1/4/20 को लिए थे, तो इसमें से 3 महीने का प्री हो गया, जो कॉस्ट कहते एडजस्ट करो और इसको एडजस्ट करो इनकम के साथ जी। ये लीजिए, उन्होंने बोला ये प्री है आपका, इसको क्या करो अपनी कैपिटल मानो, मतलब इसको एडजस्ट करो कॉस्ट के साथ, और जो पोस्ट वाला है उसको लेकर जाओ इनकम कॉलम में। तो उन्होंने इसके 2 हिस्से कर दिए 3:9 में। उन्होंने लिखा भी है, ये देखिए जो 3 महीने का, इट हैज बीन ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट हैज बीन रिसीव्ड फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ड्यूरिंग व्हिच शेयर्स वर नॉट हेल्ड। तो उन्होंने ऐसा करके बताया, 3 मंथ्स का उन्होंने कैपिटल कॉल माना, कॉस्ट एडजस्ट किया, और 9 महीने का माना है नॉर्मल। मैंने कहा पूरा भी सेम मान सकते हैं, उसमें इंस्टीट्यूट को गलती नहीं करनी चाहिए अल्टीमेटली। ठीक है, आपने लिख दिया जी बाय बैलेंस कैरिड ऑन, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी। 6000 शेयर आपके पास बचे हुए हैं, इतना इनका वैल्यू बचा है कॉस्ट आपके पास, और यहां से आप अपना डिविडेंड को जो उठाकर P&L के अंदर ले गए भाई। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड हुआ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हमें करना है इस शीट से, और क्वेश्चन वाली शीट है मेरी ये वाली। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गया जी। ये लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है भाई, एक डेल्टा लिमिटेड है, इट हैज अ ब्रांच एट कानपुर, गुड्स आर इनवॉइस्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 50%। मतलब कॉस्ट है 100 की, प्रॉफिट है 50 का, इनवॉइस प्राइस है 150 का, तो जो लोडिंग है दैट इज 50/150, यानी कि 1/3 की लोडिंग है। ब्रांच रेमिट्स ऑल द कैश रिसीव्ड टू एचओ एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर मेट बाय एचओ। मतलब क्या है भाई, तुम डिपेंडेंट ब्रांच हो, उसकी सारी निशानियां बताई गई। क्वेश्चन कहता भैया प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ डेल्टा लिमिटेड अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम टू शो द प्रॉफिट एंड बाय ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो मेथड कौन सा भैया, स्टॉक एंड डेटर मेथड। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ब्रांचेस गिवन। हम जानते हैं कि जब स्टॉक एंड डेटर मेथड होता है, अपने मेन अकाउंट कौन से बनते हैं, ब्रांच स्टॉक जिसमें स्टॉक की मूवमेंट है, ब्रांच एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें लोडिंग्स आती हैं, उसके अलावा बनता है आपका ब्रांच डेटर अकाउंट डेटर्स के लिए, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट अगर कुछ एक्सपेंसेस हैं, ब्रांच P&L अकाउंट टू शो द नेट प्रॉफिट, और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी बना सकते हो। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहता है भैया ओपनिंग स्टॉक था 31,200 इनवॉइस प्राइस पर, ठीक हो गया। ये लीजिए, मैं क्वेश्चन अब यहां से पढ़ता हूं और यहां पर मार्क करता चलूंगा, तो यहां से आप लोग देखते चलेंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया 31,200 रुपए का, ये हमने डाल दिया ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर। पहले अकाउंट मार्क कर लें रेड कलर से, और उसके अंदर ब्लू कलर से मार्क कर देंगे ब्रांच स्टॉक। और हम जानते हैं इसकी लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएगी, तो ये हो गया जी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। 31,200 का 1/3 आपका आ गया यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, या फिर आप बाय ओपनिंग स्टॉक लोडिंग कर दीजिए। ठीक है, उसका लिखा है डेटर्स ऑन 1 अप्रैल, तो आपका एक ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनेगा, जिसके अंदर क्वेश्चन आपको ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर लिखता है गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट। आपने 72,000 रुपए के गुड्स भेजे, तो ब्रांच स्टॉक में डेबिट हो जाएगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। लेकिन क्या लिखे, गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट। मैं वर्डिंग दिखाना चाहूंगा, क्या लिखे, गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट, मतलब ये कॉस्ट पर है 100 रुपए पर, इसके अंदर पहले प्रॉफिट ऐड कीजिए, 50% का इनवॉइस प्राइस बनाइए, और फिर उसका लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में लेकर जाइए। तो हम कहेंगे 72,000 प्लस 50%, तो ये आ गया पुत्र 1,08,000, और इसमें से जो लोडिंग है इसका 1/3 1,08,000 का 1/3 वो आ गया ब्रांच एडजस्टमेंट में ऑन द अदर साइड। फिर क्वेश्चन लिखा सेल्स एट ब्रांच, कैश सेल क्रेडिट सेल। सेल के कारण आपका स्टॉक कम हो जाता है, तो स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड। कैश सेल के लिए बाय बैंक कैश सेल गिवन था 20,000, और बाय जो क्रेडिट सेल है बाय ब्रांच डेटर लिखते हुए 68,200। आपने लिखा बाय ब्रांच डेटर में डेबिट हो जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक, ये क्रेडिट सेल आ गई जी 68,200 रुपए की। क्वेश्चन उसका लिखता है गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर, डेटर ने रिटर्न कर दिए, डेटर अकाउंट में क्या आएगा, बाय ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न। बाय ब्रांच स्टॉक क्यों, स्टॉक अकाउंट का सिंपल सा फंड है, सामान आता है तो डेबिट, सामान जाता है तो क्रेडिट। तो जैसे ही डेटर ने रिटर्न किया, मतलब मेरे पास वापस आ गया स्टॉक में, तो हम कहेंगे टू ब्रांच डेटर सेल्स रिटर्न 3,000 रुपए। उसका लिखता है अच्छा पॉइंट, सरप्लस इन स्टॉक। ये देखिए मैं यहां एक बार दिखाना चाहूंगा, क्वेश्चन में लिखता है सरप्लस इन स्टॉक इनवॉइस प्राइस 600। जब भी सरप्लस होता है
उसके हिस्से नहीं किए जाते, ये पूरे का पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट में जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर इसके ना 2 हिस्से कर दिए, जो कि मेरे हिसाब से जो है गलत है। ये देखिए, टू सरप्लस तो ठीक है, लेकिन ये सारे का सारा कहाँ जाता है, ब्रांच एडजस्टमेंट में। ये पूरा 600 आपका ब्रांच एडजस्टमेंट में आना चाहिए एज अ सरप्लस, लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर 200 लिखा, मैं यहाँ 600 लिखूंगा। मैंने 200 लिख दिया, लोडिंग वाला पार्ट एडजस्टमेंट में और कॉस्ट वाला पार्ट P&L में। तो मेरे मुताबिक ये बिल्कुल सरासर जो है गलत है, मैं इसको कट कर देता हूं। पूरे का पूरा अमाउंट आपका फाइनल प्रॉफिट पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना भी सरप्लस है वो सारा आपका मेजर इनकम है, मतलब वो सारा जीपी का पार्ट होता है, उसको P&L में लेकर नहीं जाना। तो 600 का 600 हमने यहां लिख देना। उसका कहता है जी एक्सपेंसिव ब्रांच है 13,400 रुपए के। अगर आपने ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाया तो उसमें लिख दिया टू बैंक 13,400 रुपए डेबिट, ठीक है। और कहता है जी डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 700, तो ब्रांच अकाउंट डेटर अकाउंट में गए, डिस्काउंट अलाउड है, सीधा बाय P&L डिस्काउंट अलाउड 700 लिख सकते हो। इंस्टीट्यूट ने एंट्री कर दी ब्रांच एक्सपेंस के थ्रू, एक ही बात है, चाहे 700 रुपए को डायरेक्ट P&L में लेकर चले जाओ या फिर 700 को पहले ब्रांच एक्सपेंस में लेकर जाओ फिर एक्सपेंस से P&L में ले जाना। तो इन्होंने 700 यहां डाला, जिससे 700 आ गया ब्रांच एक्सपेंस में, और फिर इन दोनों को इकट्ठा करते हुए ये कहां लेकर चले गए, ब्रांच P&L में। तो 14,100 का खर्चा ब्रांच P&L में आ गया, जो कि अल्टीमेटली आना ही था। मैंने क्या कहा, फर्क सिर्फ इतना है, 700 को डायरेक्टली ले आओ या ब्रांच एक्सपेंस से घुमाकर ले आओ, दिक्कत कोई नहीं है, नंबर कोई नहीं कटेंगे। उन्होंने यहां पर नोट भी लिखा है कि भाई डिस्काउंट अलाउड टू डेटर में बी शोन इन ब्रांच P&L डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग थ्रू द ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। तो इसमें तो कोई लोचा है नहीं, ये हो गया। उसके बाद दिया डेटर ऑन 31 मार्च, तो क्लोजिंग डेटर भी उसने आपको बता दिए 14,300 रुपए का, क्वेश्चन हो गया खत्म। अपन आते हैं सबसे पहले अकाउंट पर, ब्रांच अकाउंट स्टॉक अकाउंट में आ गए। यहां से बैलेंसिंग फिगर आ गई क्रेडिट साइड पर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक मान लिया, और क्लोजिंग स्टॉक का जो 1/3 वाला पार्ट है वो आ गया आपका यहां पर लोडिंग में 18,200, जिसकी वजह से आपका इन्होंने प्रॉफिट लिखा 28,400, लेकिन हम कह रहे हैं ये प्रॉफिट सही नहीं है, सही प्रॉफिट है 28,800, क्योंकि सरप्लस की ट्रीटमेंट इन्होंने थोड़ी डिफरेंट की हुई है। ये आ गया 28,800 रुपए। उसके बाद ब्रांच डेटर अकाउंट कंफर्म है, सिर्फ इसमें बैलेंसिंग फिगर आई, बाय बैंक कितना कैश रिसीव हुआ, इसका कुछ और होगा नहीं, ब्रांच डेटर आपका क्लोज हो गया। इधर ब्रांच P&L के अंदर आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 14,700 रुपए की, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना, चेंज नहीं है। और ये आपका ब्रांच एडजस्टमेंट जो जीपी है वो पूरा 28,800 ही आपका यहां पर आ गया। एक अकाउंट रह गया गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, बड़ा आसान है। आपने जब यहां लिखा ब्रांच स्टॉक में लिखा टू गुड्स एंड टू ब्रांच, तो गुड्स एंड में आ गया बाय ब्रांच स्टॉक, बाय ब्रांच स्टॉक 1,08,000, और जब इसकी लोडिंग थी तो ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखा था बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, तो गुड्स एंड टू ब्रांच में आ गया टू एडजस्टमेंट अकाउंट, और बैलेंसिंग फिगर आ गई इसकी नेट कॉस्ट यानी कि 72,000। जब एचओ अपने परचेजेस लिखेगा अपने ट्रेडिंग P&L में, तो वहां से ये वाला अमाउंट माइनस कर देगा, ठीक है। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन हो गया। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड नहीं, ऑलमोस्ट 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न हमारा हो गया 5 का ए पार्ट, और 5 के बी की क्या कहने। 5 का बी तो मैं ना कराऊं तो भी चल जाएगा, मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं मैं नहीं कराऊंगा। आरटीपी में बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सिर्फ फिगर्स का थोड़ा बहुत चेंज था। डिपार्टमेंटल अकाउंट से है क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका। आइए करते हैं। कहता जी मेसर वी जो है ना, इसके 2 डिपार्टमेंट हैं, एक है एक्स और एक है वाई। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, फॉर द एंडिंग 31 मार्च 21। ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस, सेल्स वगैरह ये सब आपको उठकर चलेगा। कैरेज आउटवर्ड ऑब्वियसली नहीं आएगा कहीं पर भी, बाकी सब आइटम एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर कहता है जी 2 तरह के गुड्स ट्रांसफर होते हैं, एक है परचेज्ड गुड्स जो वाई एक्स को देते हैं और एक्स भी वाई को देते हैं, और एक है आपके
फिनिश्ड गुड्स जो कि वाई एक्स को देते हैं और एक्स भी वाई को देते हैं, ओके हो गया। फिर उसने हमें बता दिया क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा है अपने परचेज और फिनिश्ड गुड्स का, डन। जो परचेज गुड्स है कहता वो तो म्यूचुअली एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट भेजते हैं, मतलब इसमें कोई स्टॉक रिजर्व वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन जो फिनिश गुड्स हैं उसको भेजते हैं एट द डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस। एंड साथ में कहता है जो 15% ऑफ द फिनिश स्टॉक है क्लोजिंग वाला एट ईच डिपार्टमेंट, हर एक का जो दोनों का फिनिश्ड स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स वाला, उसके अंदर 15% रिप्रेजेंट द फिनिश गुड्स फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। मतलब एक्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर 15% पोर्शन ऐसा है जो वाई से आया है, वाई के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से 15% पोर्शन ऐसा है जो एक्स से आया है, राइट। इसके ऊपर लोडिंग लगेगी कितना, जो उनका जीपी रेशो होगा, क्योंकि वो मार्केट प्राइस पर भेजते हैं, मतलब जिस रेट पर मार्केट में भेजते हैं उसी रेट पर दूसरे डिपार्टमेंट को भेजते हैं, राइट। तो हमें जीपी रेशो निकालना पड़ेगा और बाकी का काम क्वेश्चन में आसान है, ये लीजिए जी। सीधे इसके सॉल्यूशन पर आ जाते हैं हम। तो मैसर वी का डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं सबसे पहले, मैसर वी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग, और उसके बाद उसने बोला था कंबाइंड ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, तो कंबाइंड वाला भी बनाकर दिखा देंगे। उसने जो जो चीजें दी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले उसने बोला स्टॉक ओपनिंग कॉपी पेस्ट, परचेज दिया, वेजेस दिया, कैरेज इनवर्ट दिया, सेल्स दिया, परचेज गुड्स एक दूसरे ने जो ट्रांसफर किए एक दूसरे को वो सब लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया, आपके पास ये बैलेंसिंग फिगर आ गया जीपी। इंडिविजुअल ट्रेडिंग अकाउंट में तो भाई इतनी बात आती है, स्टॉक रिजर्व का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद जब उसने बोला कंबाइंड ट्रेडिंग बना दो, तो आपने दोनों का 1+2 ओपनिंग स्टॉक, 1+2 परचेज, 1+2 वेजेस, 1+2 कैरेज इनवर्ड, 1+2 की सेल, 1+2 परचेज गुड्स, 1+2 फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, सब डाल दिया। बात बची जब कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग बनाओगे तो वहां पर स्टॉक रिजर्व आपको दिखाना होगा, क्योंकि जब कंसोलिडेटेड बना रहे हैं तो वहां पर हमें इंटरनल प्रॉफिट एलिमिनेट करने होंगे, और दूसरा ट्रांसफर्स दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर्स आपस में नलिफाई हो जाते हैं, एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट होता है। अब हमें निकालना है मेनली कि भैया तुम दोनों का जो ये फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है ना 154 और 120, इसके अंदर 15% दूसरे का है, मतलब ये देखो क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ ट्रांसफर, कि जितना तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है ना उसमें से 15% दूसरे का है। तो एक्स के अंदर जो 23,100 है वाई से आया हुआ है, वाई के पास 1,20,000 है, उसमें से 15% करूं 18,000 ऐसा है जो एक्स से आया हुआ है। तो हमें जो 23,100 है इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज लगाना है वाई का, क्योंकि ये वाई से आया है, और जो 18,000 है ये कहां से आया है, एक्स से आया है, तो इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज लगाना है एक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले इनका प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। जीपी रेट, जीपी अपने को पता है 1,54,000, ध्यान से देखना जीपी कितना है 1,54,000। आपने जीपी किस पर कमाया, अगर एक्स की बात करूं, एक तो सेल्स पर, और दूसरा जो आप फिनिश गुड्स देते हो दूसरे को तो इसको भी डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस पर देते हो। तो 570 + 2 7,70,000 रुपए पर आपने 154 कमाया। तो 154 डिवाइड बाय 770 × 100, ये प्रॉफिट आ गया 20%। सिमिलरली दूसरे की बात करूं, तुमने कमाया 95,100 का प्रॉफिट, और ये किस पर कमाया, एक तो सेल्स 474 और दूसरा जो फिनिश गुड ट्रांसफर के 1,60,000 के। तो 474 + 160 करूं बेटा, आ गया 6,34,000। 95,100 कमाया ऑन 6,34,000, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 15%। वाई का प्रॉफिट 15%, यानी कि एक्स के पास जो 23,100 ऐसा सामान है जो वाई से आया हुआ, उसके ऊपर वाई का प्रॉफिट परसेंटेज लगा दो, और जो एक्स का सामान है जो वाई का क्लोजिंग उसमें से एक्स से कितना है 18,000, उसके ऊपर एक्स का लगा दो, क्योंकि ये एक्स ने भेजा था। तो ये आपका आ गया जी स्टॉक रिजर्व 3,465 और 3,600 रुपए, उसने दोनों को ऐड करके टोटल में दिखा दिया स्टॉक रिजर्व इतना, और आपका जो फाइनल प्रॉफिट रह गया आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व दैट इज 2,42,035। तो मैं इन दोनों क्वेश्चन को, ब्रांच का और ये क्वेश्चन, आसान मानता हूं, कोई भी ऐसा इसमें स्पेशल पॉइंट नहीं था, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा प्रश्न था, इंस्टीट्यूट ने काफी समय लगाया इस क्वेश्चन को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 5, 4 नंबर, 4 का सॉल्यूशन यहाँ और 4 नंबर हमारे सामने यहाँ है, ये लीजिए। क्वेश्चन के लिए हम ये वाली शीट रेफर करें, आंसर के लिए दूसरी। एलो पित्रा क्वेश्चन के अंदर, फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। तो लाइबिलिटीज हैं, उसके अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल आ रहा है। सबसे पहले कहते हैं 1.5 लाख इक्विटी शेयर पड़े, 30,000 रिडीमेबल वाले पड़े, ठीक है। इशूड सब्सक्राइब की बात करूं तो 1.5 लाख में सिर्फ 90,000 इशू किए और प्रेफरेंस में 30 में से 15, दोनों फुल्ली कॉल्ड अप पेड अप है, कोई दिक्कत नहीं। उसका रिजर्व सप्लीमेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L है, ये 3 आपके रिजर्व्स हो गए। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर है आपके, ट्रेड पेएबल है, नॉन करंट एसेट में गई PPE पड़ा है, इन्वेस्टमेंट है 1470 की, लेकिन इनकी मार्केट वैल्यू चल रही है ज्यादा, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया, ओके। कहता क्या हुआ, अब इन द AGM हेल्ड ऑन 15 मई, ये बैलेंस शीट कब की है भाई जरा देखें, ये बैलेंस शीट है आपकी 31 मार्च 2021 की। उसके बाद जब AGM हुआ तो कहता AGM जो अपना हुआ है 15 मई को, द कंपनी पास्ड द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस। क्या क्या रेजोल्यूशन है जी, नंबर 1 टू रिडीम 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कहते एक तो अपन प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर डालेंगे, ठीक है।
प्रेफरेंस कैपिटल प्रीमियम रिडेम्पशन टू प्रेफरेंस होल्डर की एंट्री होगी, और जितना रुपया आप रिडीम करेंगे उतने के इक्वलेंट, जितनी कैपिटल रिडीम करेंगे उतने के इक्वलेंट या तो कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर डालो या फिर नया इशू कर लो। फिर कहता हम ना रिडीम करेंगे 9% डिबेंचर भी बाय मेकिंग द ऑफर टू डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर एट ₹40 पर शेयर, या तो 40 रुपए में इक्विटी शेयर ले लो या फिर कैश एक्सेप्ट कर लो ऑन द रिडेम्पशन। बट ये श्योर है डिबेंचर को रिडीम करना है चाहे कन्वर्जन से या कैश से। फिर कहता हम फुल्ली पेड बोनस शेयर भी इशू करेंगे इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड ऑन 31 मार्च। 31 मार्च वाली शेयर होल्डिंग देखना कितने थे, 90,000, तो हर 3 के बदले 1, 90,000 गुना 1/3, 30,000 बोनस शेयर और 10 रुपए कहेगा, मतलब 3 लाख रुपए का बोनस करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप प्रेफरेंशियल कैपिटल एक्सेप्टर रिडीम करते हैं तो सीआरआर में पैसा चला जाता है और बोनस इशू करने के लिए सीआरआर लगता है, तो अक्सर उस सीआरआर को यूज करने के लिए बोनस कर दिया जाता है इशू। क्वेश्चन कहता है जी जो रिडेम्पशन होगी प्रेफरेंस की और डिबेंचर की विल बी पेड थ्रू कंपनीज कैश एंड बैंक बैलेंस। कितना है इनके पास, 5,42,500। कहता है इसका यूज करेंगे सब्जेक्ट टू लिविंग अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 2 लाख। कहता है इसमें से भी 2 लाख छोड़ देना, तो यार यूज कितना कर सकते हो, 342,500 का ही आप मेनली यूज कर सकते हो, 2 लाख तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये पॉइंट अच्छा है, कहता है टू इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट ₹40 नए शेयर्स भी इशू करेंगे, कितने बताया नहीं, इफ रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस इन डिबेंचर। अगर पैसे की आवश्यकता पड़ी तो हम कैश बैंक का यूज, तो हम नए शेयर्स भी इशू करेंगे अगर अपने पास एग्जिस्टिंग पैसा कम पड़ गया। इफ रिक्वायर्ड टू फाइनेंस मतलब अगर पैसा कम पड़ा तो। क्वेश्चन आगे आपको बोलता है ऑन 5 जून 2021 इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 16,80,000। ये जो इन्वेस्टमेंट पड़ी थी 1470 वाली, इसको बेच दिया 1680 में। ये क्यों दिया, इररेलेवेंट हो गया जी अपने लिए। 1680 में बेचा और प्रेफरेंस शेयर आपने रिडीम कर दिया, कब, 5 जून को। तो 5 जून से स्टार्ट करें, एक बार आंसर देखना, ये लीजिए। सबसे पहले 5 जून को एंट्री कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट बेच डाली, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट की थी 1470 की, 1680 बेच दी, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी जी आपके लिए, P&L यानी कि प्रॉफिट पर आपने बेच डाला, कैश बैंक हो गया 1680। कहता आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए। आइडियली ये जो एंट्री अब हो रही है ये पहले होनी चाहिए प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन की। 10% प्रेफरेंस कैपिटल कितने का, 15 लाख का, 5% का प्रीमियम देना आपने 75,000, और हमने कह दिया टू प्रेफरेंस होल्डर 15,75,000। 5 जून को ही प्रेफरेंस होल्डर टू, क्योंकि उसने रिडेम्पशन कंप्लीट कर दी, प्रेफरेंस होल्डर टू कैश एंड बैंक। हालांकि इस एंट्री से पहले आपकी कंप्लायंसेस आनी चाहिए। आपने कितने रुपए का कैपिटल रिडीम किया, 15 लाख रुपए का, तो 15 लाख रुपए के इक्विवेलेंट या तो नया इशू ले आओ या सीआरआर ले आओ। कैसे पता चलेगा, पहले जाकर देखते हैं कि अपने पास रिजर्व्स हैं अवेलेबल इतने, तो 15 लाख रुपए अपने को चाहिए। और मैं यहां कर देखता हूं क्या बात है जी, जनरल रिजर्व 16.5 लाख का पड़ा है, तो आराम से 15 लाख इसमें से यूज करते हुए मैं सीआरआर बना सकता हूं। तो हमने बोला जनरल रिजर्व टू सीआरआर 15, एक मिनट से, सॉरी, जनरल रिजर्व टू सीआरआर 15 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं। 5 जून को ये वाला काम अपना डन हो गया, मतलब प्रेफरेंस की रिडेम्पशन में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली डन। उसके बाद क्वेश्चन बोला 30% ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइज द ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश एंड देयर क्लेम्स वर सेटल्ड ऑन 1 अगस्त। 30% आपके टोटल डिबेंचर कितने, 7,50,000 के। भैया 7,50,000 का 30% करोगे कितना आएगा, 2,25,000। इनको तो कैश दे डाला और बोन, ठीक है, डिबेंचर इतना बताया। डिबेंचर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन है डीआरआर वगैरह कुछ नहीं बताया, कंपनी कैसे नहीं बताया, तो हम यहां पर इग्नोर कर रहे हैं कैसी कंपनी है। डीआरआर की बात कर ही नहीं रहे, रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं सिंपल। 30% ने कैश एक्सेप्ट कर लिया, तो 70% जो रह गए 7.5 लाख का 5,25,000 हो गया। इनको उसने बोला था 40 रुपए वाला शेयर दे देना, तो ये नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 13,125। कैसे, 70% डिबेंचर होल्डर की वैल्यू हो गई 7,50,000 इंटू 70%, कितने आ रहे थे, 5,25,000, और इनको एक शेयर दे देना 40 रुपए का। ये नंबर ऑफ शेयर आ गई 13,125। आपके शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए की, यानी कि आप इनको 30 रुपए का प्रीमियम दे रहे हो। 13,125 शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 30 रुपी, ठीक है ना। 30 रुपए का इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अब मेन बात क्या है, ये पेमेंट कब हो रही है, 1 अगस्त को। आपकी जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च की है, मतलब बीच उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सवाल उठा इंटरेस्ट के लिए क्या करूं, क्या जो 30% का इंटरेस्ट है, क्योंकि 30% वालों को तो आप कैश दे रहे हो, उसने बोला 30% तो कैश एक्सेप्ट करेंगे, तो उनको तो इंटरेस्ट पे कर दूंगा कैश में। जो 70% वाले हैं, क्या इनका इंटरेस्ट कैश में पे करूं या इनको कन्वर्जन ही कर दूं। इंटरेस्ट हमेशा कैश में ही पे होगा, इंटरेस्ट कन्वर्ट नहीं होगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। इंटरेस्ट के बदले इक्विटी शेयर नहीं देने, इंटरेस्ट को सारे का इंटरेस्ट, मतलब जो पूरे 7,50,000 डिबेंचर का 10% की है ना, इनका कितना रेट है, 9% है, तो उसने नीचे 10% क्यों लिखा, कहीं लिखा था क्या,
एक मिनट, नहीं ठीक है, 9% वाले हैं तो इनका जो 9% के हिसाब से 4 महीने का इंटरेस्ट बनता है वो तो सबका कैश में पे कर दो, ठीक है, और बाकी 30% वालों को पूरा कैश दे दो और 70% जिनका प्रिंसिपल वैल्यू उनको क्या करो, शेयर दे दीजिए। ठीक है, पहले डिबेंचर वाला काम करते हैं। ये 1 अगस्त की बात है, तो 1 अगस्त को हम एंट्री कर रहे हैं भाई। 1 अगस्त को 9% डिबेंचर आपके 750 के, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 22,500 का। कैसे बना, 7,50 9% 4 महीने का टू डिबेंचर होल्डर। अब डिबेंचर होल्डर को जो पे करने की बारी आई, ध्यान से देखेंगे, टू कैश बैंक 2,25,000। ये जो 30% लोग थे जिनको कैश में सेटल किया, और ये क्या, मैंने क्या कहा था, जितना इंटरेस्ट बनता है पूरे का पूरा इंटरेस्ट आप कैश में दे देना। 100% इंटरेस्ट आपको कैश में सेटल करना है। जो बाकी रह गया अमाउंट, उसके लिए आपने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, 13,125 ₹10 के, और प्रीमियम कितना हो गया, 13,125 इंटू 130। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब उसने बोला था शेयर इशू कर देना, याद है कुछ उसने बोला था, इक्विटी शेयर इशू कर देना सफिशिएंट नंबर के, पॉइंट नंबर 5। एक्चुअल में इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसने बोला था कब यूज करना, कब इशू करना, अगर फाइनेंस के लिए जरूरत पड़ी। फाइनेंस का मतलब पैसे की जरूरत। अगर मैं देखूं, हमने प्रेफरेंस वालों को कितना पैसा दिया, 15,75,000, और डिबेंचर वालों को कितना पैसा दिया, 247,500। जरा ऐड करें इन्हें, 15,75,000 प्रेफरेंस वालों को और डिबेंचर को 247,500, टोटल बनता है 18,22,500। सवाल खड़ा हुआ कि अपने पास इतना पैसा है, देखें जरा, 342,500 तो अपने पास एग्जिस्टिंग था, बाकी बचा 14,80,000। तो हमने इन्वेस्टमेंट जो बेची थी वहां से कितना पैसा आया था अपने को, 16,80,000। मतलब अपने को पैसे की, फाइनेंस की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने पास एग्जिस्टिंग कैश प्लस जो इन्वेस्टमेंट को बेच कर आया वो सफिशिएंट है, तो हमें नंबर ऑफ न्यू शेयर इशू करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर कहता जी जो बोनस इशू है ना, क्वेश्चन कहता बोनस इशू वाज कंक्लूडेड बाय 10 अगस्त। तो 10 अगस्त को बोनस इशू करेंगे, उसकी वैल्यू हमने पहले निकाल रखी 3 लाख। तो 10 अगस्त को आप कह रहे हैं बोनस इशू। एंट्री क्या होते हैं, रिजर्व्स टू बोनस टू शेयर होल्डर, 3 लाख रुपए का है। और कौन सा रिजर्व यूज करेंगे, प्रेफरेबली सबसे पहले सीआरआर, क्योंकि उसका एक यूज होता है, और अपने पास सीआरआर में कितना पैसा पड़ा है, 15 लाख। तो उस 15 में से 3 अपन ने यूज कर लिया, और बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर डाला 10 अगस्त को ही, राइट। उसके अलावा कुछ रहता है, उसने एक दिया था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं करेंगे राइट ऑफ, क्योंकि हम यही मानते हैं कि यू आर द कंपनी विच कम्स अंडर, विच फॉल्स अंडर सेक्शन 133, और ऐसी कंपनीज को अपना सिक्योरिटी में यूज करना अलाउड नहीं है। तो आप पीएनएल या जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपके पास पीएनएल भी है, जनरल रिजर्व भी है, तो दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये लिखा है जी, जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया, और जो इंटरेस्ट था उसको भी पीएनएल के थ्रू राइट ऑफ कर दिया। और यहाँ पे एक स्टार बनाया इन्होंने, जरा देखें स्टार का क्या कहना चाहते हैं। ऑल्टरनेटिव कहता है पीएनएल अकाउंट में ऑल्सो भी यूज फॉर द अमाउंट। आपके पास दोनों चॉइस है, पीएनएल करो चाहे जनरल रिजर्व यूज कर लीजिए, ठीक है ना। उसका उसने कहा था बैलेंस शीट बना दो, तो शेयर कैपिटल का नोट सबसे पहले देख लेते हैं। अथोराइज्ड में कोई चेंज नहीं, 1.5 लाख इक्विटी शेयर, 30,000 प्रेफरेंस शेयर, ये एज इट इज आ गया। जब इशूड सब्सक्राइब की बात कर रहे हैं, तो आपके इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग वाले कितने थे, देखिए एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर थे आपके 90,000। इस 90,000 में आपने क्या क्या किया, मैं बताता हूं। 90,000 थे, 13,125 डिबेंचर वालों को दिए, और 30,000 बोनस शेयर इशू किए। तो ये दोनों जो हैं, इनके बदले आपके पास कैश नहीं है, एक तरह से तो ये हो गए 43125। इसने यहां पर गलत लिखा हुआ है भाई, 43125 शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो ये डिस्क्लोजर पर्पस हो गया। ये आ गया आपका 1331,250। उसके बाद अगर बात करता हूँ रिजर्व सरप्लस की, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम जो पुराना पड़ा था आपके पास एज पर द बैलेंस शीट 18 लाख था। जब आपने इक्विटी शेयर दिए डिबेंचर वालों को, तो आपके पास नया प्रीमियम आया, और टोटल हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम इतना। सीआरआर नया इकट्ठा हुआ था 15, लेकिन उसमें से 3 हमने बोनस के लिए यूज कर लिया, तो बेटा ये रह गया आपका 12 लाख रुपए। जनरल रिजर्व का क्वेश्चन में बैलेंस था 1650, इसमें से आपने पहले सीआरआर में ट्रांसफर किया, और फिर आपने प्रीमियम भी राइट ऑफ किया 75 के, तो ये रह गया 75 नेट। पीएनएल की बात करो, बैलेंस शीट में था 21, फिर आपने जब इन्वेस्टमेंट बेची थी तो पीएनएल क्रेडिट हुआ था, प्रॉफिट आया था 2,10,000, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को आपने इसमें से राइट ऑफ किया, तो रहेगा 3,07,500। इन टोटल 37,76,250। तो आपका रिजर्व्स का अमाउंट भी आ गया यहाँ पर। डिबेंचर रिडीम हो गए तो नहीं है, ट्रेड पेबल हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, पीपीई की सेम वैल्यू डाल दी, ट्रेड रिसीवेबल सेम वैल्यू डाल दिया, कैश और बैंक बैलेंस का वर्किंग नोट देख सकते हैं। आपका कैश बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था 540 to 500 का। अरे इसको ठीक है, सॉल्यूशन वाली शीट में करें, थैंक गॉड। ये लीजिए जी, बैंक आपका 5,42,500 था। क्वेश्चन ने आपको कहा था रियलाइज कितना हो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पर, 16,80,000। बैंक बैलेंस बढ़ गया, प्रेफरेंस वालों को इतना दिया और डिबेंचर वालों को इतना दिया, तो नेट जो आपके पास पड़ा है अभी वो 4 लाख रुपए का पड़ा है, जिसको आप जाकर बैलेंस शीट में लिख देंगे। कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, ये रहे, और आपकी बैलेंस शीट कर जाएगी टल्ली। सैया ने ऐसे देखा मैं टल्ली टल्ली हो गई, बच गया सिर्फ पानी पानी हो गई। कोई ना बेटा, हम एग्जाम्पल को अपने हिसाब से यूज जो है कर सकते हैं। क्या बात है जी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर इन द पेपर, ये देखो क्वेश्चन इतना बड़ा था और
20 मार्क्स के लिए दिया, मतलब बल्ले बल्ले सिचुएशन। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़कर आ गए यार 20 नंबर का, पता नहीं इसमें ना क्या क्या होगा। क्या था, 10 नंबर का लग रहा है सच में, पर दे दिया 20 नंबर का। तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया भाई 20 में से 20 आ गए होंगे, टाइम काफी कम लगा होगा इस क्वेश्चन पे। चलिए एनी हाउ हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी, कंपनी है पीक लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 1 जुलाई 2020 को टू टेक ओवर द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ रिच एंड कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 20। तो अपने को समझ आ गया प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन है। 1 अप्रैल से आपने टेक ओवर किया, इनकॉर्पोरेट कराया 1 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए आपके प्री के, और बाकी का समय जितना भी होगा पोस्ट का हो जाएगा। तो कहता है क्लोज कब हुई बुक्स ऑफ अकाउंट, 31 मार्च को, मतलब 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च की पूरे 12 महीने हैं। 3 महीने प्री के, 9 महीने पोस्ट के, तो टाइम रेशो निकल गया 1:3, 3:9 यानी कि 1:3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर, जिसमें सबसे पहले हम कह रहे हैं टाइम रेशो जो कि आ गई जी 1:3। उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कहता है जी हमारी जो सेल्स है 75 लाख है, जीपी का रेट है 10% यानी कि 7.5 लाख का जीपी है। काफी सारी चीजें यहां पर बताई। फिर कहता है जो सेल्स पर मंथ है अपनी इन द फर्स्ट हाफ वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ। मतलब अगर यहाँ पर 2x पर मंथ है तो अपने यहाँ फर्स्ट हाफ ईयर में हाफ था उसका, मतलब x पर मंथ था इन द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ का मतलब 6 महीने, तो पहले 6 महीने x है, बाकी 6 महीने 2x है, सेल्स रेशियो निकल आएगी। ये लीजिए, अगर मंथली सेल पहले 6 महीने x है तो मंथली सेल अगले 6 महीने के लिए 2x है, मंथली है टोटल नहीं है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में कितने महीने आपके, 3 महीने, तो 3 × x 3x, और पोस्ट में कितने महीने आपके 9 महीने, जिसमें से 3 महीने हो गए x वाले और 6 महीने हो गए आपके 2x वाले। समझते हो इस बात को, ठीक है ना। पहले 6 महीने से 3 मंथ तो प्री के हो गए, बाकी के 3 आपके पोस्ट के हो गए, जिसमें x सेल है, और लास्ट के 6 महीने में 2x की सेल है, तो ये आ गया 15x, और ये है 3x, तो 3x रेशो 15x आपका सेल रेशो हो गया 1/1:5। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फिर रेंट के बारे में एक पॉइंट दे रहे, ठीक है, इसे देखते हैं आराम से। कहता है जी करना क्या, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग एंड ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जो आपका प्री का प्रॉफिट बनेगा वो कैपिटल नेचर का, वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, रेंट वाला पॉइंट देख लेंगे आराम से, पहले बाकी सारे पॉइंट देखते हैं। तो बाकी सारे पॉइंट मैं आपके सामने पढ़ता रहता हूं क्या क्या पॉइंट, और यहां पर हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि कहां कहां आना चाहिए। सबसे पहले उसने बोला था जीपी, जीपी किस रेशो में जाएगा भाई, सेल रेशो में। तो 7,50,000 का जीपी है, सेल्स रेशो में अपन ने बांट दिया उसको। सिंपल बेसिस देखते जाएं, अमाउंट तो उस रेशो में ही होगा। फिर क्वेश्चन है लिखा है आपको सेल्समैन कमीशन 30,000 रुपए का, नाम ही क्या है सेल्समैन कमीशन, तो ये आ गया जी सेल्स रेशो में। डिस्काउंट अलाउड, किसको डिस्काउंट देते हो, जब सेल करते हो, तो ये भी सेल से संबंधित है, सेल रेशो में आ गया। कैरेज आउटवर्ड, सेल से संबंधित है, सेल्स रेशो में। आउटवर्ड मतलब सामान बेचा जो, उसकी कैरेज। फ्री सैंपल, फ्री सैंपल क्यों दे, सो दैट हमारा सामान सेल हो पाए, ये भी सेल्स रेशो में। आफ्टर सेल सर्विस चार्ज, नाम में ही सेल है, सेल्स रेशो में। उसके बाद लिखते हैं क्वेश्चन डायरेक्टर्स फी, डायरेक्टर का होता है कंपनी में, ये सिर्फ पोस्ट में जाएगा जी, डायरेक्टर फी पोस्ट में। फिर कहता है ऑडिट फीस, ब्रैकेट में लिखा है स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ कंपनी, ये भी कंपनी से संबंधित है, सिर्फ पोस्ट में जाएगा आपका। फिर लिखते हैं टैक्स ऑडिट फीस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो टैक्स ऑडिट फीस आपकी जाती है सेल्स रेशो में। एक पर्टिकुलर टर्नओवर अचीव होने के बाद यू हैव टू पे, तो इसको सेल्स रेशो में बांट दिया। फिर क्वेश्चन कहते हैं सैलरी टू जनरल स्टाफ, सैलरी है नॉर्मल टाइम रेशो में जाएगा। फिर लिखता है फॉर्मेशन एक्सपेंस, किसकी का फॉर्मेशन, कंपनी की, तो कंपनी संबंधित खर्चा पोस्ट में जाएगा। फिर लिखा है रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 27,000, इसके लिए अपने को क्वेश्चन ने पॉइंट दिया था, तो उसका अपन वर्किंग नोट बनाएंगे। क्वेश्चन ने बोला रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड 2,000 पर मंथ अप टू 30 सितंबर। तो अपना तो अप्रैल मई जून ये 3 महीने प्री के हैं, तो 2,000 इंटू 3, प्री में आ गया 6,000 रुपए, प्री में आ गया 2,000 इंटू 3 6,000। उसके बाद 30 सितंबर से बढ़ा, तो 30 सितंबर तक सेम रेंट जा रहा है, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर पोस्ट के हैं 2000 इंटू 3, और उसके बाद कहता है इट वाज इंक्रीज बाय 500 पर मंथ, तो 2500 हो गया। और कितने महीने पड़े हैं, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने, हो गया 15,000। तो टोटल हो गया जी 21,000, प्री में 6, पोस्ट में 21, एक्चुअल पे आ गया। वर्किंग नोट इन्होंने बनाया, प्री में आ गया जी 6,000 और पोस्ट में आ गया आपका 21,000 रुपए। फिर क्वेश्चन है दिया आपको जनरल एक्सपेंस, नाम में जनरल है, टाइम रेशो में चले जाएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने एज्यूम किया कि ये कंपनी ने पे किया, तो अकॉर्डिंगली इसको पोस्ट में लेकर गए। अगर एग्जाम में अभी वापस आए तो आप भी इसको यही मानना कि कंपनी ने दिया। जनरल ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो उन्होंने माना कि भाई ट्रैवलिंग है, सेल्स से संबंधित हो रही है, इसलिए उन्होंने सेल्स में इसको डाले। आप नोट लिखकर ऑल्टरनेटिवली इसे टाइम रेशो में करेंगे तो आई डोंट थिंक वो गलत करेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने नेट प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया। प्री वाला जो आपका आया है प्री इनकम प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट, तो अमाउंट जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा वो ये वाला 50,500 रुपए आपका जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये लिखा है इन्होंने जनरल ट्रैवलिंग एक्सपेंस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ सेल्स रेशियो, अल्टरनेटिवली इट मे बी डिवाइडेड ऑन द टाइम बेसिस आल्सो। और दूसरा नोट डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी के लिए लिखा है कि हमने ये माना है कि आपने कंपनी ने दिया, अदरवाइज आप इसको टाइम रेशियो में बांट सकते हो, ठीक है ना। अगर आप एज्यूम करते हो कि जो पहले वाली एंटिटी थी उसने भी दिया था, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट क्या कहता है, क्या कहता है, क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है, टिंगडिंग। ये हमारा पहला सेशन, क्या कहें इसके, क्या कहने, दिल ही टूट गया है हमार तो दिल ही टूट गवा। दिल ही टूट गया, एक मिनट जी, या कम ऑन के अंदर एक कंपनी आएगी, अरे यार तुम एबीसी लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन हायर परचेज फ्रॉम पी लिमिटेड। तो तुम कौन हो, हायर परचेजर, पी लिमिटेड कौन हो गया भैया, हायर वेंडर। एबीसी ने खरीदा विथ टर्म ऑफ पेमेंट इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट जाएंगे इक्वल। एनुअल इंस्टॉलमेंट इज कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। नॉर्मली क्या होता है, जिस दिन एग्रीमेंट होता है उस दिन डाउन पेमेंट जाती है, उसके 1 साल बाद से एग्रीमेंट, उसके 1 साल बाद से स्टार्ट होती है इंस्टॉलमेंट, लेकिन कहता नहीं उसी दिन से स्टार्ट हो रही है। कहता जो पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, अब ये क्या भला भाई, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ऊपर बोल रहे हैं जिस दिन एग्रीमेंट उस दिन से स्टार्ट, यहाँ बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर। क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। इंटरेस्ट इज चार्ज 25% इंक्लूडेड इन द एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो 25,000 के अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एबीसी लिमिटेड कुड नॉट पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड डिक्लेयर्ड परचेज डिफॉल्टेड वेयर अपॉन द हायर वेंडर एक्टेड टू रिपोजेस। तो एक ही मशीन थी, वो रिपोजेस करके ले गया। कहता जी एबीसी लिमिटेड मतलब हायर परचेज प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन डब्ल्यूडीवी मेथड। You are required to prepare the machinery account, asset account and hire vendor account in the books of hire purchaser. Working note will form part of your answer. तो ये मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। एग्जाम में जब बच्चे जाते हैं तो इन चीजों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समझ में नहीं आता करें तो करें क्या। सजेस्टेड आंसर तो 3-4 महीने के बाद आता है। इन्होंने तो अपने आंसर में क्या किया, मैं आपको दिखाऊं। इन्होंने अपने सोल्यूशन में क्या किया, ये किया सोल्यूशन पूरा आराम से, और यहाँ पे क्या लिख दिया, ये देखो नोट डाल दिया। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट annual installment is commencing from date of agreement signed by both the party. Payment of installment is at the end of each year. क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो कहते हैं इट इज बीन assumed in the above answer that first installment is paid on the date of agreement. तो कहता हमने जो पहले वाली लाइन है ना इसको सही माना और बाकी इंस्टॉलमेंट एट द एंड गई। फिर कहता ऑल्टरनेटिव आंसर एज्यूमिंग दैट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ऑल्सो पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज ऑल्सो पॉसिबल। अब क्वेश्चन की गलती के कारण वहां पर बच्चों का बहुत जो है मतलब टाइम वेस्ट होता है, और मतलब अपना दिमाग कई बार चक्कर खाने लग जाता है। अरे सर ने तो ऐसा क्वेश्चन कराया, अब बताओ भाई सर गलत क्वेश्चन थोड़ी करा के भेजेंगे, सर गलत क्वेश्चन थोड़ी कराएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, तो इसमें अगर इंस्टीट्यूशन एग्जाम में आ जाए, मैंने बहुत बार कहा है कि कभी भी क्वेश्चन में अगर लगे गलती है, अपनी एजम्पशन लेकर उस क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व कराओ। तो इन्होंने भी 2 बार इस क्वेश्चन का आंसर दिया, एक बार ये मानते हुए कि इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग में पे होगी जो पहली लाइन लिखी थी, और एक बार इन्होंने ये मानते हुए उत्तर दिया कि इंस्टॉलमेंट जो है वो हर साल के एंड में पे होगी। तो मैं आपको पहले वाली लाइन के हिसाब से आंसर जो है बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, जब आप बनाओगे कैश प्राइस गिवन नहीं है, तो बैकवर्ड मेथड सबको पता है, उसके हिसाब से आप अपना कैश प्राइस निकाल सकते हो, जिसमें हम अंतिम इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 2 और फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इस प्रकार से आ जाते हैं। आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट होते हो, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, और सिंगल इंटरेस्ट है तो उसमें आप रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगाकर इसका निकाले तो कि भाई कितना अमाउंट ड्यू था। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपने अलग कर ले, जो प्रिंसिपल होता है वो अगली बार आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो 20,000 प्लस 25,000 45,000, फिर उसमें से इंटरेस्ट निकाले, अकॉर्डिंगली आप करते जाते हो। मेन बात क्या होगी, ये आपने 4th, 3rd और 2nd इंस्टॉलमेंट का निकाले। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बारी आई, इसमें से अलग नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेएबल एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट इटसेल्फ। तो यहाँ पर पूरा 25,000 आ गया। इस ये पूरे का पूरा क्या है, प्रिंसिपल। वहीं अगर आप सेकंड असम्पशन से सॉल्व करते हो, तो आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसमें भी इंटरेस्ट अलग से कंप्यूट होगा, क्योंकि यहां पर ये माना जा रहा है इस वाली असम्पशन में जो ऑल्टरनेट आंसर है कि पहली इंस्टॉलमेंट भी ईयर एंड पर पे होती है। सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा। एनी हाउ मैं आपको फर्स्ट वाला कंप्लीट करके दिखा रहा हूं। तो ये आपका आ गया जी कैश प्राइस 73,800। पहली एंट्री होती है एसेट टू हायर वेंडर, तो एसेट में गई टू हायर वेंडर लिख दिया जी 73,800, और हायर वेंडर में लिख दिया बाय एसेट। उसके बाद डाउन पेमेंट, यहां जो पहली इंस्टॉलमेंट थी उसे ही डाउन पेमेंट माना गया 25,000 रुपए। फिर आपने पहले साल का इंटरेस्ट लगाया 12,200, इंस्टॉलमेंट पे कर दी, ये आ गया आपका बैलेंस कैरी डाउन। इसे आपने अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया ब्रॉड डाउन, फिर अगले साल का इंटरेस्ट टू पेमेंट कर दिया 25,000, वो तो ये आ गया जी आपका बैलेंस कैरी डाउन। फिर इस वैल्यू को आपने ब्रॉड डाउन किया, इंटरेस्ट लगाया। इस बार जब टू बैंक करना था तो टू बैंक नहीं कर पाए, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए हम, राइट। तो इस बार उसने क्या बोला कि आपकी मशीनरी हमने रिपोजेस कर ली। तो जितना अमाउंट पेंडिंग था वो सारा कहाँ आ गया, टू मशीन, और ये कहाँ चला जाएगा जी, मशीन अकाउंट में 3rd ईयर में। तो मशीन अकाउंट में ये आ गया यहां से
हायर वेंडर, आपने हायर वेंडर में लिखा टू मशीन, मशीन में आ गया जी बाय हायर वेंडर। अब मशीन अकाउंट एक बार देख लें, पहला साल बाय डेप्रिसिएशन उसने बोला था 20% डब्ल्यूडीवी लगाते हैं, ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। अगले साल इस फिगर को ब्रॉड डाउन किया, इसके ऊपर 20% लगाया, फिर ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया। तीसरे साल में आया, ये वाला फिगर आपका ब्रॉड डाउन हो गया, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया, क्योंकि जब इंस्टॉलमेंट पे करने की बारी आती है वो लास्ट में है, ईयर एंड पर, तब तक पूरे साल की डेप्रिसिएशन लग चुकी है। 25,000 का एसेट आपका हायर वेंडर ले गया, मतलब आपकी जो वैल्यू पेंडिंग थी वो सारी हायर वेंडर ने लगा ली, तो मेरे पास एसेट तो बचा नहीं। अगर अभी भी बैलेंसिंग फिगर आ रही तो मेरा क्या है, इट इज द लॉस ऑन सरेंडर। ये कौन सा केस बनता है, डिफॉल्ट एंड टोटल रिपोजिशन। अगर आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझना हो, एक ये क्वेश्चन है, एक मैंने आरटीपी में कराया जिसमें डिफॉल्ट एंड पार्शियल रिपोजिशन था। इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ होता नहीं, और जो सिर्फ इंटरेस्ट वाले निकालने के केसेस होते हैं वो मैराथन लेक्चर में बहुत डिटेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन था आपका जी, क्वेश्चन नंबर 5। जब हमने ये क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था, हमने कहा था लिखा होता है पहला क्वेश्चन कंपल्सरी, बाकी 5 में से 4 करो, तो अपने 4 हो गए, मतलब पूरे का पूरा प्रैक्टिकल सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो होता है ना, वो मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होता है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें एक इंटरनल चॉइस होती है, कहता है जी अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ना 5 पार्ट होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इस 5 में से कोई भी 4 पार्ट आपको करने होते हैं। तो हम ऑब्वियसली हम तो यहाँ पर सॉल्व पूरा पेपर कर रहे हैं, सिखा रहा हूं। अगर अदरवाइज मैं पेपर में बैठा होता तो मेरा क्वेश्चन पेपर हो गया, पहला क्वेश्चन कंपल्सरी, बाकी 5 में से 4, मैंने 4 कर दिए, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मेरा आंसर हो गया बाय। लेकिन अभी तो सिखाना है ना, तो सारा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं दोस्तों, कहता है मिसेज ए इज शोइंग द कंसोलिडेटेड एग्रीगेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी, लायबिलिटी एंड एसेट्स ऑफ इक्विटी 6 लाख, लायबिलिटी 4 लाख, एसेट्स 10 लाख। ड्यूरिंग द करंट ईयर मिसेज ए हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, 3-4 ट्रांजेक्शन दी, और कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट of aforesaid each transaction on the closing balance sheet in the form of assets minus liability equal to equity, assets minus liability is equal to equity after each transaction। ये तो बचपन की यादें ताजा हो गई यार, ये तो बचपन में करते जब हम क्लास 11th में एंटर हुए थे, पहला चैप्टर होता था बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह, उसमें बताए जाते थे, और उसके बाद चैप्टर आ जाता था अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये वो वाली इक्वेशन, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, या फिर एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू इक्विटी। मैंने क्या बोला पहला, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, गलती शायद माइनस ना बोल दियो, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है इसकी, यहां चलते हैं और मैं आपको स्टेटमेंट यहां से रीड करता चलूंगा। यहां आंसर देखेंगे, ठीक है। उसने बोला हमारा एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू इक्विटी, और जो स्टार्टिंग फिगर है वो है एसेट 10 लाख, लायबिलिटी 4 और इक्विटी 6। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है हर एक का इंपैक्ट दिखाओ। हम जानते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसका इंपैक्ट डालने के बाद भी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो बोला यू रिसीव्ड डिविडेंड 20% ऑन 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो 1 लाख रुपए के कैपिटल पर 20% डिविडेंड मिला 20,000 का। क्या होगा, एक तो आपका कैश बढ़ गया, एंट्री क्या होती है कैश टू डिविडेंड, एक तो कैश बढ़ गया आपका, और दूसरा डिविडेंड क्या है, इनकम है। इनकम के कारण मेरा प्रॉफिट बढ़ता है, यानी कि इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो 20,000 का कैश ऐड हो गया, कैश बैंक ऐड हो गया, एसेट बढ़ गए, लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं, और प्रॉफिट है आपका, इनकम है, तो आपकी इक्विटी बढ़ गई। सेकंड स्टेटमेंट बेटा क्वेश्चन कहता है द अमाउंट ऑफ 70,000 इज पेड टू क्रेडिटर फॉर सेटलमेंट ऑफ 90,000। लायबिलिटी 90,000 से खत्म हो गई, लायबिलिटी 90,000 से खत्म होगी, लेकिन आपने कितना पे किया, सिर्फ 70,000। तो एसेट्स में से 70,000 माइनस हुआ, कैश बैंक में से 20,000 का क्या हुआ, मेरे को फायदा हो गया, 90 देने से 70 दिए, तो 20,000 फायदा, फायदा कहां जाएगा, इक्विटी में ऐड कर दो, 640 हो गया। फिर लिखते हैं तीसरा पॉइंट, सैलरीज पेंडिंग बाई 20,000। सैलरी पेंडिंग, एंट्री क्या होती है, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है ना 20,000 से। सैलरी क्या है, खर्चा, प्रॉफिट कम होगा तो इक्विटी में से माइनस कर दो, और दूसरा आपका सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर पे कर देता तो कैश बैंक निकल जाता है, एसेट्स कम हो जाते, लेकिन एसेट कम नहीं हुआ क्योंकि पे नहीं किया, तो लायबिलिटी बढ़ गई आउटस्टैंडिंग से। तो 20,000 से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। हर पॉइंट के बाद इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी ही होगी। लास्ट पॉइंट के बाद ए की ड्राइंग थी 20,000 फॉर द पर्सनल यूज, मिसेज ए की ड्राइंग 20,000 फॉर पर्सनल यूज, क्या एंट्री होती है, ड्राइंग्स टू कैश, तो कैश निकल गया, एसेट्स कम हो गई 20,000 से, ड्राइंग के कारण आपका इक्विटी का वैल्यू कम हो गया, ठीक है ना। और यहां पर आकर आपकी फिर से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये क्वेश्चन था भाई, बढ़िया था, मजेदार था, कुछ नयापन इंस्टीट्यूट ने किया। उसके बाद बी पार्ट कहता जी एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, हैज बीन इनकरिंग लॉसेस फॉर द पास्ट फ्यू ईयर, कंपनी वेयर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, काफी सारी चीजें दी। कहता कंपनी का ना एक ही होल टाइम डायरेक्टर है मिस्टर वाई, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम रेम्युनरेशन दैट कैन बी पेड इफ नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड, ठीक है ना।
ठीक है, तो ये वाला सिमिलर क्वेश्चन आरटीपी में भी था, वहां डिटेल में हमने किया है। बेसिकली अगर आपके पास एडेक्वेट प्रॉफिट होते हैं फिर तो परसेंटेज बेस्ड मैनेजरियल रेम्युनरेशन हो जाती है। अगर आपके पास प्रॉफिट्स इनएडेक्वेट है या फिर नील प्रॉफिट है या फिर लॉसेज हैं, इन दैट सिचुएशन इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर दिया जाता है, राइट। तो हमें बेसिकली इफेक्टिव कैपिटल निकालना है। इसमें मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ता जाऊंगा और यहाँ पर उसकी मार्किंग कराता जाऊंगा। इफेक्टिव कैपिटल निकालना है बेसिकली, देखिए जी, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एंड मैक्सिमम रेम्युनरेशन। सबसे पहले लिखा है पेड अप इक्विटी कैपिटल, तो इसमें सारे लॉन्ग टर्म फंड्स आपके आते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 90 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है 10 लाख ऐड हो गया, रिजर्व्स लिखे हैं 75 जिसमें 5 लाख का रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता, बाकी सारे आते हैं 70 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरे का पूरा आ जाएगा 30 लाख, लॉन्ग टर्म लोन है 20 लाख के, डिपॉजिट्स हैं रीपेबल आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर है मतलब लॉन्ग टर्म है 10 लाख के। फिर लिखे एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये नहीं आता, जब तक अलॉटमेंट नहीं होती तब तक नहीं आएगा। एक्यूमुलेटेड लॉसेज नॉट रिटर्न ऑफ, माइनस हो गया। और कहता नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट का हमारा काम नहीं है, फिर भी इन्वेस्टमेंट आपने की है 90 की, मतलब इट्स नॉट फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस, तो माइनस कर दीजिए। तो इफेक्टिव कैपिटल जो आएगा फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन आया जी 100, और फिगर्स हैं लैक्स में, मतलब 1 करोड़ रुपए का आ गया। अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम है तो रेम्युनरेशन मिलती है मैक्सिमम 60 लाख रुपए पर एनम, तो वो इन्होंने यहाँ पर लिखा होगा मैक्सिमम रेम्युनरेशन पेबल टू द मैनेजिंग डायरेक्टर शुड बी ₹60 लाख पर एनम, ठीक है ना। तो एक ये क्वेश्चन था जी। उसके बाद सी पॉइंट में कहता है व्हाट इज मेंट बाय मेजरमेंट, व्हाट आर द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। थ्योरी क्वेश्चन है, आपका एक चैप्टर होता है फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बेसिकली वहां से क्वेश्चन है मेजरमेंट का मतलब क्या और कैसे आप अपने एलिमेंट्स को मेजर करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो भाई मेजरमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिस पर आप अपनी फाइनेंशियल एलिमेंट को जो है वैल्यू करते हैं, किस प्राइस पर लिखना चाहते हैं। तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द मनी वैल्यू एट विच एन एलिमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो फ्रेमवर्क जो है आपका, जो मैंने बोला चैप्टर का फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट रिकॉग्नाइजेस 4 ऑल्टरनेटिव मेजरमेंट बेसिस, 4 बेस होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। एक एक करते हुए देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट, जैसा कि नाम से क्लियर है, इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी बैक डेट पर जाते हैं। एक्विजिशन प्राइस, आप एसेट को रिकॉर्ड करते हैं उस वैल्यू पर जिस पर खरीदा था, और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं उस वैल्यू पर जो कि आपने रिकॉर्ड की थी उस वक्त, मतलब जितना, इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार, एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर एन ऑब्लिगेशन। मतलब मान लो आपने लोन लिया 50 लाख का 4 साल पहले, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं उसको 50 लाख पर ही लिखो, कितना प्राइस आया था आपको। लायबिलिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कितना पैसा आया बदले में जो भी आपने सर्विसेज एक्सेट्रा जो है ऑब्लिगेशन के एक्सचेंज में। दूसरा कहता है जी करंट कॉस्ट, नाम से क्लियर है, करंट मतलब आज की डेट में। आज की डेट में अगर मैं उस एसेट को खरीदने जाऊं तो कितने का मिलेगा, उस वैल्यू पर एसेट को लिख लो, और लायबिलिटी को किस वैल्यू पर लिख लो। अगर आज की डेट में लायबिलिटी को सेटल करता हूं तो कितने पर सेटल होगी उस वैल्यू पर लिख डालो। तीसरा आता है जी रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब एसेट्स के तौर पर क्या कहूं, एसेट्स की फॉर्म में, कि जितनी जो एसेट मेरे पास पड़ा है, अगर आज मैं उसको बेचने जाऊं, अगर आज उसको बेचने जाऊं तो कितना रुपया मिलेगा उस वैल्यू को डाल दो। और लायबिलिटी में क्या लिखोगे कि अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं इस पर्टिकुलर लायबिलिटी को सेटिस्फाई करने गया, सेटल करने गया, तो कितना रुपया मेरा पे होगा। प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, ये तो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी तक वो बार बार क्या बोल रहा था, अनडिस्काउंटेड अमाउंट वगैरह। अब प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहते हैं भाई अगर तुम्हारे पास कोई एसेट है ना, उसको कितने पर वैल्यू करो, फ्यूचर में देख लो आने वाले डैश ईयर्स में कितने रुपए का आपको उससे फायदा होगा, उस सबको डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे ले आओ, उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करो। सिमिलरली लायबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड करोगे कि फ्यूचर में कब कब कितना कितना पैसा देना पड़ेगा, उसको उठाकर आज के डेट में डिस्काउंट कर लो, और जो अमाउंट आएगा उस वैल्यू पर आपने रिकॉर्ड करना है। तो ये मेजरमेंट के 4 डिफरेंट प्रिंसिपल जो आपको बताए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 के डी पॉइंट पर आ रहे हैं, देखते हैं क्या कहता है। कहता है जी कंपनी है, इट हैड इशूड 25,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है। डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1 जुलाई 2020, ठीक है। 1 अप्रैल 18 किए थे, अब ड्यू फॉर रिडेम्पशन 1 जुलाई को। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर प्रोवाइडेड दे विल बी रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एंड ऑल्सो कन्फर्ड द ऑप्शन टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर्स, जिसका नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन हम 20 रुपए का इशू करेंगे, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए का हो गया। कहता जी डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 5,000 डिबेंचर डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन, उसने बोला था ना ऑप्शन टू कन्वर्ट, तो कहता दे डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। टोटल कितने थे शेयर, टोटल डिबेंचर कितने थे 25,000, उसमें से 5,000 ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करी, कितनों ने करी 20,000 ने। जिन्होंने करी उनको भी कितना राइट है सिर्फ कि तुम 20% कन्वर्ट कर सकते हो, 25 - 5 20,000, 20,000 का 20% 4,000। 4,000 डिबेंचर वालों ने, 4,000 डिबेंचर्स ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज करी, और रुको 4,000 ने करी, पहले मैं बताता हूँ फिर दिखा दूंगा, पर 4,000 ने करी और इनका प्राइस है 100 रुपए का पर डिबेंचर, 5% प्रीमियम ला लो 105, तो 4,000 गुना 105 करोगे कितना हो गया 4,20,000, उसको डिवाइड बाय कर देना कितने से 20 से, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे। जरा देखें
टोटल है 25,000, जिन्होंने ऑप्शन नहीं ली 5,000, डिबेंचर होल्डर जिन्होंने ऑप्शन ली 20,000, इसमें से 20% ही आपका कन्वर्ट होगा 4,000 नंबर ऑफ डिबेंचर, और 4,000 डिबेंचर की रिडेम्पशन वैल्यू है 4,20,000, डिवाइड बाय 20 करोगे तो नंबर ऑफ शेयर आ गए जी 21,000। यही पूछा था कि एक बार देखें, हम लास्ट तक तो पढ़े ही नहीं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड टू डिबेंचर होल्डर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन टू द मैक्सिमम। तो वो उत्तर अपना आ गया कि आपने 21,000 जो है शेयर इनको डिबेंचर वालों को इशू किए हैं। ये शेयर एक 10 रुपए का है, लेकिन साथ में 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम अटैच है। ठीक है जी, अंतिम क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, छुटका सा कह रहा है जी, एक कंपनी है, इट सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स ऑन कैश बेसिस, बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस। बैलेंस बोले तो क्या, 80% क्रेडिट पर बेचा। डेटर्स आर अलाउड 1.5 month क्रेडिट एंड देयर बैलेंस ऑन 31 March 21 इज 1.5 लाख रुपए। यहां से क्रेडिट सेल निकल आएगी मेरी 1.5 लाख रुपए 31 मार्च 21 को जो बैलेंस शीट में पड़ा है, मतलब वो डेटर है। और डेटर कितने महीने की सेल दर्शाता है, क्रेडिट सेल 1.5 महीने की, तो 1.5 लाख जो है वो 1.5 महीने की क्रेडिट सेल दर्शा रहा है। तो अगर मैं 1.5 लाख को 12/1.5 कर दूं, ये आ जाएगा 12 लाख रुपए, ये मेरी क्रेडिट सेल हो गई। और क्रेडिट सेल कितनी है, 80%, तो ये 12 लाख जो है इट इज 80% ऑफ द टोटल सेल, क्योंकि टोटल सेल में से 80% क्रेडिट सेल है और जिसकी वैल्यू है 12 लाख। तो जब मैं करूंगा 12 लाख डिवाइड बाई 80%, 15 लाख रुपए की टोटल सेल आ जाएगी। ठीक है, पहले यहां तक करते हैं। आइए, क्रेडिट सेल फॉर द ईयर 31 मार्च की, डेटर्स इंटू 12/1.5, ये हमने कह दिया 12 लाख, और टोटल सेल कैसे आ गई, 12 लाख का डिवाइड बाय 80%, तो ये आ गया जी 15 लाख रुपए। ओके हो गया। क्वेश्चन ने कहा क्या है हमें, अरे आजा भाई क्वेश्चन के अंदर ही, क्वेश्चन परचेजेस ड्यूरिंग द 9,50,000 है। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस है 35,000 के, कैलकुलेट क्रेडिट सेल, टोटल सेल एंड जीपी फॉर द ईयर एंडिंग। क्रेडिट सेल निकल गई, टोटल सेल निकल गई, जीपी निकालना है, जीपी के लिए P&L अकाउंट बना डालेंगे। सारी चीज बता दी उसने। परचेज डायरेक्ट में एक अमाउंट, एक पॉइंट अच्छा दिया, क्लोजिंग स्टॉक कहता है 10,000 लेस देन ओपनिंग है, मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक X है तो क्लोजिंग है X माइनस 10,000, और कहता जो हमारा एवरेज स्टॉक है ना मेंटेन ड्यूरिंग 60,000 है। तो यार सिंपल सी बात बोलो ना कि आपका X प्लस X माइनस 10,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 60,000। तो इसको अगर सॉल्व करूं, 2x माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1,20,000, 2x इज इक्वल टू 1,10,000, तो x आ गया पुत्रा 55,000 पे। मतलब जे साडा ओपनिंग स्टॉक 55,000 है तो साडा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 55 माइनस 10 45,000। ये लीजिए जी, ये मैंने कुछ गलती करी क्या, अरे यार अरे यार, 1 20 प्लस 10 कितना हो गया जी 31, और 31 डिवाइड बाय 2 हो गया 65,000। मतलब ओपनिंग स्टॉक 65 है तो क्लोजिंग स्टॉक 55 हो गया, ओपनिंग स्टॉक 65 है तो क्लोजिंग स्टॉक 55 हो गया। सेल्स हमने निकाली थी ऊपर, डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, परचेज गिवन है, जो है गया जीपी। लियो भाई, ये क्वेश्चन पेपर सारा हो गया कंप्लीट दिसंबर 2021 में जो इंस्टीट्यूट ने पूछा था। ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने फास्ट किया क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, समय हमारे पास नहीं है बिल्कुल भी लूज करने के लिए, कोई भी वेस्टेज नहीं कर सकते क्योंकि कल आपका पेपर है 15 मई 2022 को। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पेपर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है, फट्टे चक देने। ये वाला क्वेश्चन पेपर और आरटीपी मिस बिल्कुल नहीं करना। अकाउंट्स का मैराथन उम्मीद करता हूं देख लिया होगा, नहीं देखा तो देख लो। अकाउंट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैराथन नहीं देखा तो देख लो। जिस बच्चे का ब्रांच कमजोर है, ब्रांच अकाउंट के सारे लेक्चर जो है पूरे 14 लेक्चर मैंने डाले हुए हैं, उसका क्लास पजल होम पजल का चैप्टर पीडीएफ फॉर्म है, वो भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, और लेक्चर सारे यूट्यूब पर है। टेलीग्राम चैनल पर बने रहो। जो आरएसए वाले स्टूडेंट है उनके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट जारी कर दी थी कि फास्ट ट्रैक वाले बच्चों तो कौन कौन से क्वेश्चन करके जाओ, रेगुलर वाले तो कौन कौन से करके जाओ, और अगर आप आरएसए के स्टूडेंट नहीं हो उस केस में मैंने हर चैप्टर के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद माय हैंड रिटन सॉल्यूशन शेयर ऑलरेडी कर दिए हैं। ठीक है ना, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, माता रानी कृपा करेगी, अपना बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल जो है करके आना है और 3 घंटे का बेस्ट यूटिलाइज करना है। इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा भाई, मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।